बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने चीन के बारे में अध्ययन किया था और चैप्टर चल रहा है अभी वही भारत के विदेश संबंध, और इसमें हम अध्ययन करेंगे चीन का आक्रमण 1962। चीन के साथ भारत के दोस्ताना रिश्तों में दो कारण से खटास आई थी। एक तो ये कि चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इससे भारत और चीन का जो संबंध था वो खराब हो गया। भारत और चीन के बीच में ऐतिहासिक रूप से एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था, वो था तिब्बत। मतलब तिब्बत से होकर के जाने का रास्ता चीन की तरफ था और चीन से आने का रास्ता भारत में तिब्बत की तरफ से ही था। तो वो रास्ता खत्म हो गया जब चीन ने 1950 में तिब्बत को हड़प लिया। शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पे विरोध नहीं किया, लेकिन तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे उनके सामने आने लगी वैसे वैसे ही भारत सरकार की बेचैनी बढ़ने लग गई, क्योंकि तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, वो भारत में चले आए थे 1959 में और भारत में शरण मांगी उन्होंने रहने के लिए, और उसके बाद से 59 में ही भारत में आ गए और तब से वो यहीं रहने लग गए। फिर उसके बाद से चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार जो है चीन के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रही है और चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। तो ये देख करके भारत सरकार को जो है बहुत धक्का लगा कि चीन ने एक तो उसका क्षेत्र तिब्बत हड़प लिया और दूसरे भारत के ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रही है। इससे कुछ दिनों पहले भारत सरकार और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी खड़ा हुआ था और उसमें भारत सरकार का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजों के समय में ही सुलझाया जा चुका था। अर्थात जिस समय यहाँ पे अंग्रेज थे उन्होंने एक सीमा तय कर दी थी कि किस देश की सीमा कहाँ तक लगी हुई है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि यह मामला जो है या यह फैसला जो है अंग्रेजी सरकार के समय किया गया था, इसलिए उसे वो मानने से इनकार कर रहा था। मुख्य विवाद चीन से लगी हुई सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों जम्मू कश्मीर चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे फिर क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश को उस समय भी नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने राजनीतिक बढ़त भी हासिल कर ली। मतलब पहले तिब्बत को पूरा हड़प लिया, उसके बाद जो है उसने अरुणाचल प्रदेश के अक्साई चीन वाले इलाके में हमला करके उसे कब्जा कर लिया। और यही नहीं, उसने क्या किया कि चीन से लेकर के उस जगह तक जो है एक सड़क तक बना दी। दोनों देशों के नेताओं के बीच में लंबी लंबी वार्ताएं चली, बातचीत चली, इसके बावजूद भी यह मामला सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों के नेताओं के बीच सीमा विवाद पर कई बार झड़प भी हुई, हिंसक घटनाएं भी हुई, लेकिन ये मामला उस समय भी अनसुलझा था और आज भी वो अनसुलझा ही है। समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में क्यूबा मिसाइल संकट की चर्चा की गई थी और उसमें जो है जब उस किताब का आप अध्ययन करेंगे विश्व राजनीति के बारे में तब देखेंगे कि किस तरह से क्यूबा जो था वो तृतीय विश्व युद्ध का कारण था, लेकिन कुछ समझदारी के कारण जो है रूस और अमेरिका ने इस विवाद को होने से बचा लिया। मतलब ये कह लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। जिस समय पूरे देश का ध्यान उन महाशक्तियों की तनातनी पर लगा हुआ था, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट भी सन 1961 की बात है ये, तो उसी समय जो है चीन 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से व्यापक स्तर पर हमला उसने किया। विवादित क्षेत्र कौन से थे? वो
जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से व्यापक स्तर पर उसने हमला किया। पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इसी दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। हमले का अगला दौर उसने नवंबर महीने में शुरू किया। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त को रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई थी। आखिरकार चीन ने एक तरफा वहां आकर के युद्ध विराम किया और चीन की सेनाएं फिर वापस उसी मकाम पे लौट गई जहां से वो आई हुई थी। चीन युद्ध से भारत की छवि उस समय धूमिल हो गई थी और भारत को जो है देश विदेश सभी जगह पे धक्का भी लगा। उसकी छवि खराब हो चुकी थी कि बार बार चीन हमला कर रहा है और भारत के क्षेत्र में घुस जा रहा है। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी, अर्थात मदद मांगनी पड़ी। इस समय सोवियत संघ जो था वो तटस्थ था, उसने भारत की कोई मदद नहीं की। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंची और साथ साथ राष्ट्र भावना भी प्रबल हुई। राष्ट्र भावना प्रबल इस कारण हुई कि जहां लोग अलग थलग महसूस करते थे वो अपने आप को इस संकट की घड़ी में इकट्ठा करने लग गए, एकजुट होने लग गए। लेकिन पंडित नेहरू जो है समय रहते हैं इस चीज को भाप नहीं पाए, इस खतरे को देख नहीं पाए। इससे जो है कुछ सैन्य कमांडर जो थे वो नाराज होकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिए और कुछ ने क्या किया, अवकाश ग्रहण कर लिया। लेकिन नेहरू के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री उस समय जो थे वी.के. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल का पद छोड़ना पड़ा। मतलब नेहरू के रवैये से दुखी होकर के उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया। इससे फिर क्या हुआ, नेहरू की जो छवि थी वो उस समय खराब हो चुकी थी। चीन के इरादे को समय रहते वो भाप नहीं पाए क्योंकि वो हिंदी चीनी भाई भाई किया करते थे और सैन्य तैयारी भी नहीं किया उन्होंने कि एक बार जब चीन हमला कर चुका है अगर दोबारा वो करता है तो हमें किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करना है, किस तरह से बचाना है, इस संबंध में उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। इसलिए पंडित नेहरू की बड़ी आलोचना सब जगह होने लगी। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में और इस पर बहुत बहस हुई, चर्चा भी हुई। इसके बाद तुरंत जो है कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव कराए। मतलब ये कह लीजिए कई राज्यों में कुछ चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। देश की राजनीतिक मानस फिर धीरे धीरे बदलने भी लग गया। तो जब राजनीतिक बदलाव शुरू होने लग गए तो इससे फिर भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी पड़ने लग गया। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक सी मची। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी थी वो चीन से प्रभावित होकर के बनाई गई थी। मतलब वहाँ के राजनीतिक कार्यों से ये लोग प्रभावित थे और वैसा ही इन्होंने भारत में भी एक पार्टी बनाई थी। सोवियत संघ का पक्षधर गुट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहा और उसने कांग्रेस के नजदीकी बढ़ाए। मतलब कुछ सोवियत संघ के पक्ष में भी लोग थे जो थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही, लेकिन सोवियत संघ किस तरह से काम करता है, क्या करता है, उसका वो पक्ष लेते थे। मतलब ये कह लीजिए उससे इम्प्रेस थे, उससे प्रभावित थे। दूसरा गुट कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह गुट कांग्रेस के साथ किसी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। मतलब दूसरा जो गुट था वो कांग्रेस से अपने नजदीकी नहीं बढ़ाना चाहता था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। मतलब चीन से प्रभावित होकर जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, चीन ने जब 1962 में हमला किया उसके बाद 1964 तक आते आते यह पार्टी भारत में टूट गई, मतलब समाप्त हो गई। इस पार्टी के भीतर जो गुट चीन का पक्षधर था
उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। मतलब जो लोग चीन से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट पार्टी बनाए थे, वो जब टूट गई तो उसका नाम बदल के इन्होंने दूसरा रख लिया, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चीन युद्ध के क्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया कि भारत में जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई है और कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई है तो ये लोग चीन का पक्ष क्यों ले रहे हैं। तो चीन का जो लोग पक्ष लेते थे नेता लोग, बाद में उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डामाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। पूर्वोत्तर का हिस्सा हमारा असम है। असम का इलाका बहुत बड़ा था और बाद में उसे काट काट के कई राज्य बनाए गए उसे मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि पूर्वोत्तर का हिस्सा जो था वो चीन का प्रवेश द्वार माना जाता था। यह अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका था और पिछड़ा होने के कारण जो है यहाँ की स्थिति जो थी अलग थलग थी और वो लोग भी अपने आप को भारत से अलग थलग महसूस करते थे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरकीब से ढालने की कोशिश की गई, अर्थात असम का जो बड़ा इलाका था या ये कह लीजिए राज्य था, उसको काट काट करके छोटा छोटा कई राज्य बनाया गया। जैसे नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया, मणिपुर और त्रिपुरा यहाँ उसी में से बनाए गए जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार भी दिया गया। मतलब वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, विधानसभा बनाया गया, वहां पे निर्वाचन कराया गया ताकि वहां निर्वाचन के बाद जो मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, उस इलाके की अच्छी तरह से रखवाली करें।